हेलो दोस्तों, वेलकम टू चहल एकेडमी। टुडे इज 27th ऑफ जुलाई 2023। सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आइए जो द हिंदू के अंदर मौजूद हैं उसका डिटेल्ड एनालिसिस स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को 360 डिग्री कवर करते हैं। GS2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस से आप इसको लिंक कर सकते हैं। फ्रंट पेज पे आर्टिकल दे रखा है, नो ट्रस्ट मोशन अगेंस्ट द मोदी गवर्नमेंट एडमिटेड इन लोकसभा। Om Birla, the Speaker of your Lok Sabha, has convened meeting of floor leaders today to schedule the debate after Congress Deputy Leader Gogoi moves no confidence motion। हम कल के एडिटोरियल डिस्कशन में ये पूरा का पूरा डिटेल रूप से कवर कर चुके हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, हिस्ट्री क्या है नो कॉन्फिडेंस मोशन की, और किस प्रकार से नो कॉन्फिडेंस मोशन भारत के अंदर आया है, क्या उसका पूरा प्रोसीजर है, रूल नंबर 198 क्या है और आर्टिकल 75 क्या है, जिसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें बता रखी हैं। अब 10 दिन का पूरा टाइम पीरियड चालू होगा। यहाँ पे जो पूरा का पूरा प्रोसीजर है उस पर डिस्कशन स्टार्ट होगा, उसी के ऊपर पूरा का पूरा आर्टिकल है। और यहाँ पे बोला गया है, देखिए रूल 198 और कॉन्फिडेंस को शो करने की बात करी जाएगी। अब तो यहाँ से पूरा का पूरा प्रोसीजर स्टार्ट होने वाला है। अब देखते हैं क्या इसका रिजल्ट आएगा, बट आप कल के एडिटोरियल डिस्कशन को पूरा देख लीजिए। उसमें सबसे पहला आर्टिकल ही हम लोगों ने यही डिस्कस किया है, नो ट्रस्ट मोशन के ऊपर। आइए अब दूसरे आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। GS2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस और IR दोनों से आप इसको लिंक कर सकते हैं। IR से ज़्यादा लिंक कर पाएंगे आप इसे, क्योंकि इसमें आपने एक बॉडी देखेंगे FATF, साइटिंग FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। सेंटर अर्जेस सुप्रीम कोर्ट टू लेट मिश्रा कंटिन्यू एज ED चीफ। अभी पूरा का पूरा हिस्ट्री क्या है मैं आपको 2 मिनट में बता देता हूँ। देखिए, हम लोगों ने पहले भी इस पर डिस्कशन किया था कि जो मिश्रा जी हैं यानी कि संजीव कुमार मिश्रा, और यहाँ पे आप देखेंगे संजय कुमार मिश्रा। तो संजय कुमार मिश्रा कौन है, अभी करंट ED हैं। अच्छा, ED कितने टाइम तक रह सकता है एक व्यक्ति, उसका टर्म पीरियड है 2 साल, बट सरकार चाहे तो उसको एनुअली बढ़ा सकती है। यही वो अमेंडमेंट में लेके आई थी 2021 के अंदर। जनरली जो CBI और ED हैं उनके डायरेक्टर्स जो होते हैं वो 2 साल के लिए रहते हैं, बट आप इसके टर्म पीरियड को 3 साल तक और एक्सटेंड कर सकते हो मैक्सिमम, बट हर बार 1 साल के लिए ही एक्सटेंड होगा। यानी कि एक बार 1 साल, फिर अगले साल आप उसी सेम व्यक्ति को दोबारा से एक्सटेंड कर सकते हैं और फिर उसको दोबारा कर सकते हैं। यही अमेंडमेंट 2021 के अंदर मोदी सरकार लेके आई। अभी बात ये हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिनों पहले ही ये बात बोली, सरकार को बोला और ED को बोला, जो संजय कुमार मिश्रा जी हैं उनको बोला कि भाई आप खुद से छोड़ दीजिए, पद को रिजाइन कर दीजिए, अर्ली रिटायरमेंट ले लीजिए या अर्ली आप छोड़ दीजिए इसको। क्यों ले लीजिए? क्योंकि आपके ऊपर यानी कि सरकार के ऊपर कई बार ऐसे टिप्पणियां उठी हैं, कई बार क्वेश्चनिंग उठी है कि ED जो है पर्टिकुलरली अपना काम ढंग से नहीं करता है, एक टूल की तरह इस्तेमाल करा जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट या फेमा जो 1999 का है, जिसके अंतर्गत आपको ED को पावर्स मिलती हैं ताकि वो किसी की प्रॉपर्टी को सीज कर सकता है या फिर एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की तरह काम करता है जहां पर भी मनी लॉन्ड्रिंग का इशू होता है, जहां पे भी आप देखेंगे हवाला रूट्स का इशू होता है, यानी कि सफ़ेद जो काला धन है उसको सफ़ेद बना दिया जाए, किसी तरीके से आपने कमाया गलत तरीके से ब्लैक मनी और उसको आप वाइट में कन्वर्ट करते हैं। सो ये पूरे प्रोसीजर्स पे ED जो है काम करता है। बट ED के जो डायरेक्टर हैं वो और सरकार के ऊपर ऐसे आरोप लगते हैं कि भाई वो फेवरेटिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि एक ही व्यक्ति को आप 5 साल क्यों बढ़ा रहे हैं, एक ही व्यक्ति को कंटिन्यू क्यों करवा रहे हैं। और भी लोग हैं, आप इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि जो संजय कुमार मिश्रा जी हैं वो आपकी बातों को सुनते हैं, इसलिए आप एक्सटेंशन देते रहते हैं उनको, और आप इसको इस्तेमाल करते हैं, किधर इस्तेमाल करते हैं, अपोजिशन पार्टीज की तरफ। तो आप कर्नाटका के अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं, तमिलनाडु के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि आप अपोजिशन पार्टीज को चुप करा सकें। ऐसा पूरा का पूरा चल रहा था, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है भाई, आपका टर्म नवंबर में खत्म होने वाला है, बट आप जुलाई में ही खत्म कर दीजिए अपना टर्म, आप पहले ही इसको बंद कर दीजिए, अब आप कंटिन्यू नहीं करेंगे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। अब सरकार ने इसका जवाब दिया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बोला है वेडनेसडे को कि भाई सुनिए, देखिए प्लीज आप अलाउ करिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो डायरेक्टर हैं संजय कुमार मिश्रा टू कंटिन्यू इन ऑफिस टिल अक्टूबर 15, अक्टूबर 15 तक इनको मेंटेन करने दीजिए, इनको कार्रवाई करने दीजिए। अब उसके बाद फिर हम इनको हटा देंगे, किसी और को ले आएंगे। अब ऐसा क्यों बोला जा रहा है? ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वो बोल रहे हैं कि इनका जो सबमिशन है, यानी कि
ये जो व्यक्ति हैं ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के साथ मिल करके कई सारी चीजों पे काम कर रहे हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है वो भी अभी हम देखेंगे, बट हाँ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का एक काम है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन FATF है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग को खत्म करने पे काम करती है। सिमिलरली ईडी का भी यही काम है। तो वो कह रहे हैं कि एक ऑनगोइंग केस चल रहा है, इस ऑनगोइंग केस में उनके टेस्टिमोनियल्स और उनकी जो हाजिरी है वो बहुत ज़रूरी है, उनकी प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। तो ये पूरा का पूरा जो मैटर है FATF के साथ ये 15 अक्टूबर तक खत्म हो जाएगा। आप प्लीज़ संजय कुमार मिश्रा को 15 अक्टूबर तक काम करने के लिए टाइम दे दीजिए। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल है इसके ऊपर। अब आते हैं कि व्हाट इज FATF दोस्तों। देखिए FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है दोस्तों। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका गठन 1989 के अंतर्गत करा गया, G7 कंट्रीज के द्वारा करा गया। G7 कंट्रीज यानी कि वो कंट्रीज जो काफ़ी ज़्यादा हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड मानी जाती हैं, डेवलप्ड नेशंस माने जाते हैं, जैसे कि कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, UK है, जापान है, EU है। सो ये सभी कंट्रीज को हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज G7 कंट्रीज। तो ये जो G7 कंट्रीज हैं यहां पे आप देखेंगे ये कंट्रीज किस चीज पर फोकस कर रही हैं। ये कंट्रीज इस चीज पे फोकस करती हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग जैसे एम्स को खत्म करा जाए। यानी कि इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव ये है टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग। देखिए अधिकतर आप देखेंगे कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है या टेररिज्म जहां पर भी फैलता है वहां पे मैक्सिमम टेररिस्ट जिस रूट का इस्तेमाल करते हैं वो हवाला रूट होता है, और हवाला रूट से ही आप मनी लॉन्ड्रिंग भी करते हैं। तो बोला जाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए और टेररिस्ट फाइनेंसिंग रोकने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन करा गया जिसके अंदर 39 मेंबर्स हैं आज की डेट में। दो तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, एक है यूरोपियन कमीशन, एक है गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, बाकी 37 कंट्रीज हैं। अब 37 कंट्रीज में भारत भी एक कंट्री है ऑब्वियसली, तभी हम लोग बोल रहे हैं कि हमारे ईडी के डायरेक्टर वहां पे काम कर रहे हैं, यानी उसके साथ लिंक में है FATF के साथ। अब बात यहाँ पे क्या बोली जा रही है कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग रोकने के लिए FATF का गठन हुआ, G7 कंट्रीज के द्वारा ये इनिशिएटिव स्टार्ट करा गया। बट द पॉइंट इज कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग दोनों जो इनिशिएटिव्स हैं क्या FATF के इंसेप्शन से हैं, यानी कि जब से FATF का गठन हुआ वो कब हुआ 1989, क्या ये दोनों एम्स तब से हैं? जी नहीं। आपसे UPSC बोलेगा कि सिंस इट्स इंसेप्शन नहीं, स्टार्टिंग में मनी लॉन्ड्रिंग ही वाज द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ योर FATF। बट 2001, अब 2001 में ऐसा क्या हुआ होगा आप जानते हैं, 9/11 अटैक्स। 9/11 अटैक्स जब हुए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग एज एन ऑब्जेक्टिव वाज एडेड इनटू द FATF ऑब्जेक्टिव। ठीक है, चलिए अब ये काम कैसे करता है, किस तरीके से वर्क करता है FATF, उसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि यहां पे पीयर रिव्यू होता है। पीयर रिव्यू का मतलब क्या है, देखिए मान लीजिए ये पूरा का पूरा एक हम लोगों ने मिल करके कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं कि भाई आपकी कंट्री में क्या मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड कोई एक्ट है, जैसे हमारे यहाँ है PMLA एक्ट। आप क्या टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकने के लिए कोई एक्ट है, क्या आपके कोई एजेंसी है, इस तरीके से कुछ पैरामीटर्स बनाए जिस पे हम चेक करेंगे। ऐसे मान लीजिए 34 पैरामीटर हैं, 40 पैरामीटर हैं, मैंने ऐसे कुछ पैरामीटर्स लिखे। अब फिर क्या होता है, हर एक कंट्री का पीयर रिव्यू होता है। पीयर रिव्यू का मतलब क्या होता है, सब जितने भी ये 29 मेंबर्स हैं, 39 मेंबर्स हैं, 39 मेंबर्स हैं, ये सब मिलकर के एक दूसरे का रिव्यू करते हैं। अब रिव्यू किस तरीके से होता है, देखिए फॉर एग्जांपल इंडिया की बारी आती है, तो इंडिया के रिगार्डिंग जितने भी मेंबर्स हैं वो इंडिया को रिव्यू करना स्टार्ट कर देंगे। अब रिव्यू किस तरीके से करेंगे, देखेंगे क्या भारत में PMLA एक्ट है, टिक कर देंगे, इधर टिक कर देंगे। तो भारत का अधिकतर जब भी चेक करा गया है सारे पैरामीटर्स हमेशा टिक होते हैं, यानी हम टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकने के लिए जो जो चीजें चाहिए वो सब करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग को कवर करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए जो जो चीजें हैं वो सब करते हैं। फिर पीयर रिव्यू में हम पास हो जाते हैं तो कोई इशू ही नहीं है। बट इसी तरीके से कई सारी कंट्रीज का पीयर रिव्यू होता है। अब सवाल उठता है किस कंट्री का पीयर रिव्यू आप करा सकते हैं, वही कंट्रीज का पीयर रिव्यू होता है क्या जहां जो यहां पे मेंबर्स हैं 39 मेंबर्स में? नहीं नहीं नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलता हूं पाकिस्तान आप जानते होंगे दोस्तों ग्रे लिस्ट का मेंबर रहा है, बट क्या पाकिस्तान FATF का मेंबर है? नहीं,
FATF का मेंबर नहीं भी है तब भी आप किसी और कंट्री का पीयर रिव्यू करवा सकते हो। जैसे इंडिया ने बाकी कंट्रीज के साथ मिलकर के पाकिस्तान का पीयर रिव्यू करा, जब पीयर रिव्यू करा तो वो यहाँ पे पास नहीं बल्कि फेल साबित हुआ, यानी कि वो टेररिस्ट फाइनेंसिंग को प्रमोट करने के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग पर ढंग से काम नहीं करते हैं, उनकी गवर्नमेंट अच्छे से एक्शंस नहीं ले पा रही है। सो मान लीजिए 36 पैरामीटर्स हैं, 36 पैरामीटर्स में से 6 पैरामीटर पर टिक नहीं हुआ, यानी कि पाकिस्तान ढंग से काम नहीं कर पा रहा है एंड वो फेल की कैटेगरी में आता है। तो आप देखिए इनिशियली उसको सबसे पहले ग्रे लिस्ट यानी कि एक ऐसी लिस्ट के अंदर डाल दिया जाएगा जिसको हम अदर्ड मॉनिटर्ड जुरिस्डिक्शन के नाम से भी जानते हैं। ग्रे लिस्ट का मतलब क्या है, यहां पे एक वार्निंग दी जाती है, दिस इज अ वार्निंग कि भैया सुधर जाओ। ये ऐसी वार्निंग है कि अब आप संभल जाइए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग पे काम करिए, टेररिस्ट फाइनेंसिंग बिल्कुल मत करिए, क्योंकि अगर आपने ये कंटिन्यू रखा तो देखो आपको टाइम पीरियड दी जाएगा। ग्रे लिस्ट का मतलब है टाइम पीरियड, यहां पे आपको सुधरने का समय दिया जाएगा। अगर आप नहीं सुधरते हैं तो अल्टीमेटली यू विल फॉल इनटू ब्लैक लिस्ट, और ब्लैक लिस्ट का दूसरा नाम क्या है, कॉल फॉर एक्शन। अब बात यह है कि ग्रे लिस्ट ब्लैक लिस्ट में डालने का फायदा क्या है, किसी भी कंट्री को ब्लैक लिस्ट में डालने का फायदा क्या है। जैसे आज की डेट में म्यांमार है, नॉर्थ कोरिया है, ये सभी कंट्रीज किस में आ जाती हैं, आपकी ईरान है, ये सब ब्लैक लिस्ट का पार्ट बन गई हैं। तो क्या फायदा होता है कंट्रीज को ब्लैक लिस्ट में डालने का? पहला फायदा, ग्रे लिस्ट में जब भी कोई कंट्री आती है याद रखिएगा उसके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाता, यानी कि जितनी भी बाकी कंट्रीज हैं वो स्टिल उसको फाइनेंस कर सकती हैं। कोई भी वर्ल्ड बैंक, IMF को मना नहीं करा जाता कि आप इधर फंड्स मत दीजिए, बट वो सभी कंट्रीज खुद से नहीं करती हैं, मोरल ऑब्लिगेशन होती है। बट यहां पे एक बात याद रखिएगा, कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, यहां पे कोई भी बाइंडिंग चीज नहीं है। यानी कि अगर कोई कंट्री पाकिस्तान को लोन देना चाहे दे सकती है अगर वो FATF के अंदर है, बट हाँ खुद से नहीं देते हैं। जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन लोगों ने खुद से लोन प्रोवाइड नहीं करा पाकिस्तान को। क्यों? क्योंकि उनको समझ में आ गया, ग्रे लिस्ट में पड़ा है। ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान का मतलब क्या है कि जो हम पैसा देंगे वो क्या करेगा, इसको टेररिस्ट फाइनेंस में लगा देगा। तो खुद ही से पैसा नहीं देते, जिसकी वजह से एक एस्टिमेशन के हिसाब से करीबन 3 बिलियन का नुकसान हुआ पाकिस्तान को। बट हाँ एक बात याद रखिएगा, यहां पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। ग्रे लिस्ट में कोई कंपलसरी एक्शन नहीं लिया जाता, सुधरने का मौका दिया जाता है, 6 महीने का समय, 9 महीने का समय, साल भर का समय कि आप एक्शंस ले लीजिए, सुधार लीजिए। बट फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक्शन नहीं लिया और आप फंस गए और आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो अल्टीमेटली यू विल फॉल इनटू ब्लैक लिस्ट। ये ब्लैक लिस्ट का मतलब पता है क्या है, अब कोई भी इन 39 कंट्रीज में से उसके साथ फाइनेंशियल डील्स नहीं करेगा, उसको लोन नहीं देगा, IMF नहीं देगा, वर्ल्ड बैंक नहीं देगा लोन, यानी कि पैसे को रोक दिया जाएगा, मनी क्रंच कर दिया जाएगा। जिसकी वजह से क्या होता, अगर मान लो पाकिस्तान यहाँ का मेंबर बन जाता और मनी क्रंच हो जाता तो उसको 1 रुपये भी नहीं मिलता। 1 रुपये भी नहीं मिलेगा तो क्या होगा, इकोनॉमी कितने दिन सस्टेन कर लेगी, इवेंचुअली वो इकोनॉमी जाकर के फेल हो जाएगी। तो पैसे के लाले पड़ जाएंगे अगर ब्लैक लिस्ट में आ जाए, और यहां पे लीगल एक्शन लिया जाता है, यानी एक स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग एक्शन लिया जाता है सारे मेंबर्स के द्वारा। याद रखिएगा पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में था बट बाद में बाहर आ गया है, और नेपाल को बोला गया है कि भैया ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाएगा क्योंकि नेपाल भी ढंग से काम नहीं कर रहा है। दिस इज ऑल फ्रॉम योर FATF। हाँ UPSC अगर आपसे बोलता है कि भाई ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट सिंस इंसेप्शन मेंटेन हो रहा है, यानी कि 1989 से ये दोनों लिस्ट निकालता है, जी नहीं, ब्लैक लिस्ट देखो 2000 से निकालना चालू हुआ है। सन 2000 से ब्लैक लिस्ट भी ऐड हुई है, उससे पहले तक सिर्फ ग्रे लिस्ट निकलती थी। और अगर आप चाहते हैं थोड़ा और डिटेल में पढ़ने के लिए तो जाके आप जरूर पढ़िएगा APG, एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग। इट इज जस्ट लाइक FATF स्टाइल्ड रीजनल बॉडी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी ऑल्सो, जो कई बार न्यूज़ में रही है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पे इसका सेक्रेटरीट कहाँ है, हेडक्वार्टर्स कहाँ है, सिडनी में है या ऑस्ट्रेलिया इसका परमानेंट को चेयर है, दूसरा चेयर कौन है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कितने टाइम के लिए एक मेंबर बनता है। तो APG के बारे में ज़रूर पढ़िएगा, ये भी मनी लॉन्ड्रिंग और प्रिवेंशन ऑफ योर टेररिस्ट फाइनेंसिंग से रिलेटेड ही एक FATF स्टाइल्ड बॉडी है। तो आई होप ये आपको दोनों पॉइंट्स क्लियर होंगे। चलिए अब नीचे चलते हैं। GS2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस से इसको रिलेट कर सकते हो आप, स्पेशली गवर्नेंस। बिल प्रपोजेस बर्थ रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन।
इंडिया हैज टेकन द फर्स्ट स्टेप टू जनरेट डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट। इसका मतलब ये ई गवर्नेंस का एक इनिशिएटिव है। गवर्नेंस आप जानते हैं द वे द गवर्नमेंट वर्क्स, एंड ई गवर्नेंस का मतलब इलेक्ट्रॉनिकली या फिर नेट के बेस पे डिजिटाइज कर दे किसी भी चीज को। ई गवर्नेंस इज अ पार्ट ऑफ योर गुड गवर्नेंस। ये गुड गवर्नेंस इनिशिएटिव है। सरकार किस तरीके से गवर्न करती है उसको आसान बनाती जा रही है, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट्स को अब क्या करेगी, डिजिटाइज फॉर्म में रखने की बात करी है। अब इट विल बी यूज्ड फॉर एडमिशंस टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जॉब्स, पासपोर्ट, आधार, एनरोलमेंट, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एंड अदर्स। यानी कि इसका जो यूज होगा डिजिटल का वो हर जगह यूज किया जा सकता है। अब आपको फिजिकल फॉर्म में बर्थ सर्टिफिकेट जो आपके एमसीडी सर्टिफिकेट्स होते थे उसकी जरूरत नहीं है। अब डिजिटल फॉर्म में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इन सभी पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर वो बोलते हैं टू अवॉइड मल्टीप्लिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू प्रूव डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ। अब हर बार आप अलग अलग डॉक्यूमेंट से अपना बर्थ को प्रूव करते हैं, बेटर क्या है एक डिजिटल सर्टिफिकेट रखिए। एंड जिस बिल से इसको लाया जा रहा है, क्योंकि देखिए अभी मॉनसून सेशन चल रहा है, इस मॉनसून सेशन के अंदर कई सारे एक्ट्स निकले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम देखेंगे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980, इसको भी अमेंड करा गया है। बायोडाइवर्सिटी, उसको भी अमेंड करा गया है। सिमिलर बेसिस पे एक और एक्ट या एक एक्ट को अमेंड करा गया है, 1969 का एक एक्ट है, बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल 2023। तो बर्थ, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 को अमेंड करा गया है 2023 के एक्ट से। और फाइनली इस एक्ट के अंदर क्या बोला गया है कि सारा का सारा जो डिपॉजिटरी है वो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास मेंटेन रहेगा, एंड इट विल बी अ डिजिटाइज फॉर्मेट। यानी कि जैसी कोई भी स्टेट में किसी की बच्चे की डिलीवरी होती है तो उसका जो एमसीडी का सर्टिफिकेट या जो भी सर्टिफिकेट है वो डिजिटाइज फॉर्म में आरजीआई के पास पहुंच जाएगा। इट विल बी इलेक्ट्रॉनिकली डिलीवरी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ बर्थ एंड डेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक, एंड सेम डेथ सर्टिफिकेट के साथ भी होगा। तो इस प्रोसेस को आसान बनाने का इनिशिएटिव है ई गवर्नेंस इनिशिएटिव, आप इसको बोल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब दोस्तों ये आज का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, GS3 एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, एंड लोकसभा पासिस फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल। बहुत 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 इंपॉर्टेंट, जितना मैं बहुत बोलूं उतना ही कम है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बिल का जो नाम है वो क्या है, वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम, translated as Forest Conservation and Augmentation Act instead of the existing Forest Conservation Act। ठीक है, पहला तो ये। अब देखिए क्या इसकी हिस्ट्री है। द फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल ऑन वेडनेसडे विदाउट एनी चेंजेस फ्रॉम द फर्स्ट वर्जन इंट्रोड्यूस्ड ऑन March 29, इसको फाइनली पास कर दिया है लोकसभा में, एंड it was introduced to amend the Forest Conservation Act of 1980। 1980 का एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, उसको हटाने के लिए या उसको अमेंड करने के लिए, उसके अंदर कुछ सर्टेन चेंजेस लाने के लिए एक नया बिल लाया गया है, और जिसका नाम मैं आपको बता चुका हूं, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड ऑगमेंटेशन एक्ट कर दिया गया है। जाएगा जब ये पास हो जाएगा, यानी कि ये बिल एक्ट बन जाएगा। अब बात करते हैं ये पूरे का पूरा क्या है आर्टिकल। देखिए यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले तो 1980 का लेजिस्लेशन ने क्या किया, ये फॉरेस्ट लैंड क्या है जो नॉन फॉरेस्ट्री पर्पसेस के लिए होता है, इसको फिर ड्यूली कंपनसेट करने की क्या जरूरत है, व्हाट इज ऑफिशियली क्लासिफाइड एज फॉरेस्ट इन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, इसका मतलब क्या है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर विच कैन इंक्रीज द ट्री कवर टाइम, अब ये क्या है कि प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग प्लांटेशंस ऑन नॉन फॉरेस्ट लैंड। एक और पॉइंट यहां पे आपको पता होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर दैट वुड एड नेशनल सिक्योरिटी एंड क्रिएट लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज, ये क्या पॉइंट है। नेक्स्ट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का 1996 का जो जजमेंट है जिसको हम बोलते हैं गोदावर्मन केस, तो ये गोदावर्मन केस क्या है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। एंड फाइनली ये क्या पूरा का पूरा आर्टिकल बता रहा है कि वी हैव मेड प्रोविजंस इन द बिल दैट वुड एनेबल आवर सोल्जर्स स्टेशन्ड इन सब जीरो टेम्परेचर्स एट लद्दाख टू एक्सेस बेटर रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो पूरा आर्टिकल को समझने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980। दोस्तों ये मैंने खुद लिखा हुआ है तो आई होप सो आपको राइटिंग क्लियर होगी, बट हाँ इट विल सॉल्व आवर पर्पस। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है।
देखिए आप जब एनवायरनमेंट पढ़ेंगे, एनवायरनमेंट के अंदर आपको कई सारे एक्ट कवर करने हैं। फॉर एग्जांपल इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 जो भी हम पढ़ेंगे, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002 जिसका भी हाल ही में अमेंडमेंट हुआ है, वो भी आपको पढ़ना है। ठीक है, कैंपा एक्ट, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट, उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। और बहुत ही फेमस है एफआरए एक्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाला जो आपने पढ़ा होगा, एफआरए फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ऑफ 2006। ऐसे ही एक है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980। सबसे पहले सेक्शन 2 ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 क्या बोलता है, तो उसको समझने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा ये एक्ट है क्या। दिस इज द प्रिंसिपल लेजिस्लेशन, यानी कि एकमात्र एक ऐसा एक्ट है जो रेगुलेट करता है भारत के अंदर डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन यानी कि कहीं पर भी पेड़ काटने की बात आएगी ना, एक बात ध्यान में रख लो, पेड़ काटने की बात आ गई तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 अप्लाई होगा वहां। तो अगर आप कोई भी लैंड पे से पेड़ काटना चाहते हो, डिफॉरेस्टेशन करना चाहते हो, तो उस एक्ट के लिए, मतलब उस पूरे के पूरे पर्पस के लिए अगर आप ये काम करना चाहते हो, इस एक्ट में सारी की सारी प्रावधान प्रोविजंस दे रखे हैं। तो कहीं डिफॉरेस्टेशन हो तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 जरूर आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो दिस इज अ प्रिंसिपल लेजिस्लेशन। अब देखिए ये एक्ट करता क्या है, रिस्ट्रिक्ट्स ऑन डी रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट और यूज ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट्री पर्पसेस। मतलब जैसे आप देखेंगे आईएफए एक्ट है हमारा, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927। इस इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927 में आप देखेंगे ये वाला पोर्शन मैं चाहूं तो क्या घोषित कर सकता हूं, मैं इसको बना सकता हूं रिजर्व्ड फॉरेस्ट। इस वाले एरिया को मैं बना सकता हूं क्या, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। इसी रिजर्व्ड फॉरेस्ट के कुछ एरिया को मैं क्या घोषित कर सकता हूं, विलेज फॉरेस्ट। तो आप जानते होंगे रिजर्व फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ये सभी का सब हम डिक्लेयर कर सकते हैं आईएफए 1927 से। इन सब को डी रिजर्व करने की ताकत, आप बोलते हो कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं रिजर्व फॉरेस्ट में एवरीथिंग इज प्रोहिबिटेड, सब कुछ बंद है, कुछ भी नहीं कर सकते आप रिजर्व फॉरेस्ट में अनलेस कुछ परमिट ना करा जाए। अगर मान लो वहां पे सरकार ने कुछ परमिट कर रखा है, रूल बना रखे हैं, तभी कुछ अलाउड है, नहीं तो नॉर्मली रिजर्व फॉरेस्ट में आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब आप पेड़ कैसे काटेंगे वहां पे, पेड़ काटने के लिए पहले आपको रिजर्व फॉरेस्ट को डी रिजर्व करना पड़ेगा ना, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को हटाना पड़ेगा ना। बट ये एक्ट क्या बोलता है, देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन, सेक्शन 2 बोलता है देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन डी रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, और किसी भी फॉरेस्ट लैंड का यूज किस पर्पस के लिए, नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए, ये याद रखना है आपको। अच्छा, नॉन फॉरेस्ट पर्पस का मतलब क्या है दोस्तों, देख लो एक बार। नॉन फॉरेस्ट का मतलब एक्ट के हिसाब से है प्लांटिंग टी, चाय, कॉफी उगाना, स्पाइसेस, रबड़, पाम्स, मेडिसिनल प्लांट्स, ऑयल बेयरिंग, किसी भी पर्पस के लिए नहीं कर सकते आप। यानी कि आप बोलो कि भाई मैं पेड़ इसलिए काट रहा हूं, जगह इसलिए क्लियर कर रहा हूं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को बंद करके डी रिजर्व कर रहा हूं या रिजर्व फॉरेस्ट को खत्म कर रहा हूं ताकि मैं वहां पे चाय का बागान उगा सकूं या फिर मैं वहां पे रबड़ उगा सकूं, अलाउड नहीं है। दिस इज नॉट अलाउड, क्योंकि पेड़ कट रहा है, और पेड़ कट रहा है यानी डिफॉरेस्टेशन यानी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, तो वो बोलते हैं कि दिस इज नॉट अलाउड। अब देखिए कैसे, इसी सेक्शन के अंदर क्या बोला है, नो स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर सकती, ये सब अलाउड है। अभी हम देखेंगे अलाउड कैसे होगा। देयर आर प्रोविजंस, कब ये सारी चीजें अलाउड हैं, यानी कि कब आप डी रिजर्व कर सकते हो, कब आप एक एरिया को काट सकते हो और नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि किसी और काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, बट स्टेट गवर्नमेंट की कोई पावर नहीं है। नो स्टेट गवर्नमेंट other authority shall make except with prior approval, this is the keyword, prior approval of the central government। सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रायर अप्रूवल के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट पहले परमिशन देगा, फिर स्टेट गवर्नमेंट उस व्यक्ति को परमिशन देगी कि आप पेड़ काट सकते हैं। देखो अब मैं आपको एग्जांपल के रूप में बताता हूं, मान लीजिए मुझे एक यहां पे मॉल खोलना है और ये एरिया है नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट में मुझे मॉल खोलना है या फिर मेरे को एक हाईवे बनाना है, उसके लिए मुझे कई सारे पेड़ काटने पड़ेंगे, क्योंकि आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है 70-80% क्या है, पूरा का पूरा कवर्ड है नेशनल पार्क फॉरेस्ट में से। पेड़ काटने हैं तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, क्या नॉर्थ ईस्ट की सरकार के असम बोल सकता है खुद से कि पेड़ काट दो, और इनसे ये जो भी व्यक्ति है जो ये काम करना चाहता है इनसे बोल सकता है कि आप पेड़ काट दो? नहीं, कब तक नहीं बोल सकता, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अप्रूव ना कर दे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने असम को परमिशन दी, असम बोलेगा आप पेड़ काट दो, वो ये सारे पेड़ काट सकता है, तब ओनली एंड तब डिफॉरेस्टेशन होगा। तो देखो तब तक नहीं कर सकता, और
बिना अप्रूवल के कोई भी एरिया को जो रिजर्व्ड है उसको डी रिजर्व नहीं कर सकता, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट खुद से किसी एरिया को डी रिजर्व नहीं कर सकता अगर डिफॉरेस्टेशन करवाना है तो। नो, नॉट अलाउड। किसी एरिया को, किसी लैंड के पोर्शन को यूज नहीं करवा सकता नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन ना मिल जाए। एंड फाइनली, फॉरेस्ट लैंड और एनी पार्ट ऑफ इट ग्रोन नेचुरली मे बी क्लियर्ड फॉर रीफॉरेस्टेशन, यानी कि आप जैसे मान लो असम की सरकार कहे कि भैया यहाँ पे हम पेड़ कटवा रहे हैं, पेड़ इसलिए कटवा रहे हैं कि 10 साल यहाँ पे मॉल रहेगा या कोई इंडस्ट्री रहेगी और 10 साल बाद हम यहाँ पे दोबारा से पेड़ लगा देंगे। नहीं 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 नहीं, इस पर्पस के लिए भी नहीं कर सकते, किसी भी पर्पस के लिए पेड़ नहीं कट सकता जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन ना हो। अब देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट ये खुद से थोड़ी बोलेगी, मोदी जी खुद से थोड़ी साइन करके बोलेंगे कि हाँ भाई काटने हैं पेड़ काट लो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बनाएगी, एक एडवाइजरी कमेटी बनाएगी जो सच नंबर ऑफ पर्सन्स को रखेगी जिसके रिगार्डिंग आप देखिएंगे होगा क्या, स्टेट गवर्नमेंट अप्रूवल के लिए भेजेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट एडवाइजरी कमेटी को डाल देगी, एडवाइजरी कमेटी पूरा पढ़ेगी, पूरा डिसीजन लेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएगी। नेक्स्ट पॉइंट, फाइनल इशुएंस ऑफ फाइनल डाइवर्जन ऑर्डर बाय स्टेट गवर्नमेंट और यूटी। ये बात याद रखिएगा, फाइनली जो वो व्यक्ति है उसको ऑर्डर कौन देगा, वो स्टेट गवर्नमेंट देगा, बट स्टेट गवर्नमेंट खुद से नहीं दे सकता, पहले उसको प्रायर परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट की लेनी पड़ेगी। चलिए, क्लियरेंस प्रोसेस इंक्लूड सीकिंग कंसेंट फ्रॉम लोकल फॉरेस्ट राइट्स होल्डर एंड फ्रॉम वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप मुझे एक बात बताओ, आपने पेड़ काट दिया, बट भाई यहाँ पे कुछ जनजातियां हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जिनको आप अधिकार देते हो यहीं रहने का, किससे, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ऑफ 2006 से। तो आप खुद कहते हो कि यहाँ पे आप रह सकते हो, यहाँ पे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को यूज कर सकते हो, जो पेड़ों से निकलने वाली चीजें हैं, गम है, रेजिन है, इनको इस्तेमाल कर सकते हो आप। तो खुद आप यहाँ पे ये बात बोलते हो, और जब आप पेड़ काट दोगे तो वो जनता कहाँ जाएगी, तो वो बोल रहे हैं विदाउट कंसेंट नहीं कर सकते आप, यू नीड टू टेक कंसेंट ऑफ द लोकल फॉरेस्ट राइट्स। ध्यान से सुनते रहिएगा पूरा, तो आपको समझ में आ जाएगी अंत में बात क्या बोली जा रही है। प्राइवेट पार्टीज मस्ट पे कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन लेवाइज एंड ट्रांसफर अनदर लैंड टू रेलिवेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, साइज ऑफ लैंड अकॉर्डेंस विद द रूल्स। अब ये क्या बोला जा रहा है, देखिए दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल ये जो एरिया है, इस एरिया में से इतने एरिया को मेरे को डीफॉरेस्ट करवाना है। अभी डीफॉरेस्टेशन यहाँ पे क्यों करवाना है इस एरिया में, क्योंकि मेरे को यहाँ पे एक इंडस्ट्री लगानी है, वो इंडस्ट्री लगानी बहुत जरूरी है। ये है मान लीजिए असम की स्टेट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछेगा, मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी असम की स्टेट को कि गो हेड डिफॉरेस्टेशन करा सकते हैं आप। उस केस में आपको देखने को मिलेगा असम इस व्यक्ति को, जो इंडिविजुअल है, जो ये काम करना चाहता है या जो भी कंपनी है, उसको बोलेगा सबसे पहला क्या बोलेगा, भाई देखो सबसे पहला काम मैं निकालूंगा नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ योर पेड़। ध्यान से समझिएगा ये क्या कंसेप्ट है। मैं कहता हूं एक जो पेड़ है, दिस ट्री, एक साल में 1 ईयर कितने गीगा टन्स ऑफ CO2 को एब्जॉर्ब कर सकता है। ध्यान से सुनिएगा, कितने गीगा टन्स ऑफ CO2 को ये ट्री एब्जॉर्ब कर सकता है एक साल में। मान लीजिए 100 गीगा टन्स है वो, करेक्ट। 100 गीगा टन्स को अगर मैं किसी और मेथड से एब्जॉर्ब करूं तो उसकी कॉस्ट क्या आती। देयर आर लॉट ऑफ मेथड जिसमें आप कार्बन को सिक्वेस्ट्रेट कर सकते हैं, यानी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। उसकी कॉस्ट क्या पड़ती मुझे, उसकी कॉस्ट निकाल ली मैंने। यानी कि अगर मैं एक पेड़ काटता हूं तो 100 गीगा टन का मेरे को नुकसान होता है CO2 का, यानी कि उतनी कॉस्ट मुझे आप अब भी पे करो। बट यहीं पे एक और कंसेप्ट भी है दोस्तों, ये पेड़ क्या सिर्फ 1 साल जिंदा रहता, नहीं, हो सकता है इसकी जो एज है वो 70 साल है। तो 70 साल ये हमें कार्बन को एब्जॉर्ब करता, 70 गुना आपको पैसा देना पड़ेगा आज। प्लस एक पॉइंट और याद रखिएगा, पेड़ जितना बूढ़ा होता है यानी जितना ओल्ड होता है उतना ज्यादा कार्बन को एब्जॉर्ब करता है। इन सभी चीजों का ध्यान रखते हैं हम, और आज की डेट में उन सभी पेड़ की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये तो एक पेड़ की वैल्यू है दोस्तों, ऐसे आप कितने पेड़ काटेंगे, मान लीजिए आप जो पेड़ काटते हैं वो है 1000 पेड़ की नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालिए और इतना पैसा उस व्यक्ति से आज ले लीजिए। ये कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन कहते हैं, यानी
आपने जो डिफॉरेस्टेशन किया उसका भुगतान दो। नेक्स्ट, ये जो पैसा है, ये पैसा नहीं चाहिए सिर्फ हमें उतना ही बड़ा लैंड भी देना पड़ेगा दूसरी जगह जहां पर आप एफॉरेस्टेशन करवाओगे। यानी कि देखिए, मान लीजिए ये एक पूरा का पूरा एरिया है, इस एरिया में इस वाले एरिया को उसको डिफॉरेस्ट करवाना है, तो बगल में उसी के पास उतना ही बड़ा एरिया आपको देना पड़ेगा खाली लैंड का, जिस पे सरकार एफॉरेस्टेशन कराएगी। किस पैसे से? उसी पैसे से जो उसने नेट प्रेजेंट वैल्यू के रूप में निकाला, उस पैसे को इस्तेमाल करेगी और यहां पे पेड़ लगाएगी। इसको बोलते हैं कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन, यानी कि कैंपा आप पढ़ेंगे, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट प्लानिंग अथॉरिटी। तो कैंपा जो नेशनल है, स्टेट लेवल पे है, वो सब यही काम करती है। तो स्टेट लेवल भी अथॉरिटी है, सेंट्रल लेवल भी अथॉरिटी है, और उसका पर्पस ही ये है कि वो यहाँ पे फंड्स को एलोकेट करे और यहाँ पे पेड़ लगाए। चलिए, क्लियरेंस इज गिवन ऑन द कंडीशन दैट यूजर एजेंसी, यानी कि वो व्यक्ति जो ये सारा का सारा डिफॉरेस्टेशन करवाना चाहता है, विल डिपॉजिट रिक्वायर्ड अमाउंट टू अंडरटेक कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन टू मिटिगेट द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ फॉरेस्ट लैंड। तो जो भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, सरकार कहती है ठीक है डिफॉरेस्टेशन करना ही पड़ेगा तो कर लो, बट उसको अलाउ कर देंगे हम। कैसे हम उसको कंपनसेट कर देंगे? दूसरी जगह पेड़ लगा के। दोस्तों बाकी आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे सेक्शन 3A के अंदर पेनल्टीज दे रखी है कि हुएवर वायलेट्स और ये वो, तो उसको सजा हो सकती है अप टू 15 दिन। तो ये सारी चीजें यहाँ पे मौजूद हैं। बट आप दोबारा से आर्टिकल की तरफ आते हैं जो आपको समझाएगा कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन ये पूरे के पूरे एक्ट के अंदर मौजूद क्या है और क्या प्रॉब्लम्स है। बिल क्या है? अब देखो, जो नया बिल आ रहा है, जो अभी लोकसभा में पास हुआ है, अभी एक्ट नहीं बना है, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है वो देखो। बिल अमेंड करता है किसको? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980, बिल्कुल सही है। These include land notified as forest under the Indian Forest Act of 1927 or in government records after the 1980 Act came into effect. The Act will not be applicable for land converted to non-forest use before December 12, 1996. ध्यान से सुनिएगा, क्या है गेम। एक्चुअल में जब ये 1980 में एक्ट आया था ना, 1980 का एक्ट में ये बात लिखी थी कि फॉरेस्ट का मतलब क्या। भाई देखो, फॉरेस्ट लैंड कर रहे हो, तो वो कह रहे फॉरेस्ट लैंड का मतलब क्या। तो जो एक्ट में डिफाइन था वो ये था कि भाई जो भी रिकॉर्डेड होगा स्टेट या सेंटर की बुक्स में, कोई भी एरिया जो रिकॉर्डेड है, यानी किताबों के अंदर हमें पता है कि ये फॉरेस्ट एरिया है, उसको हम फॉरेस्ट मानेंगे, बाकी किसी भी एरिया को फॉरेस्ट नहीं मानेंगे। तो 1996 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया जिसको बोला गोदावर्मन केस। गोदावर्मन केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला द वर्ड फॉरेस्ट का जो मीनिंग है वो पता है क्या है? द वर्ड फॉरेस्ट इज नोवेयर डिफाइंड इन एनी फॉरेस्ट लॉ, बट इट इज डिफाइंड एज पर 1996 गोदावर्मन केस। और गोदावर्मन केस में सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि भाई सिंपल सी बात है, फॉरेस्ट का मतलब है डिक्शनरी मीनिंग। यू शुड गो विद द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द फॉरेस्ट, यानी कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में फॉरेस्ट क्या बोल रखा है? फॉरेस्ट का मतलब है सभी जगह जो पेड़ हैं। अब इसका मतलब पता है क्या है? ऐसे पेड़ जो कि, या ऐसी जगहें, ऐसे लैंड जो कि सरकार के रिकॉर्ड में नहीं थे। मान लीजिए ये पूरा का पूरा स्टेट है, इतने ही एरिया को सरकार रिकॉर्डेड फॉरेस्ट में काउंट करता है, इतने एरिया को नहीं करता है। तो पहले क्या था, इस एरिया को वो नॉन फॉरेस्ट पर्पस पे डाल सकता था, यानी डिफॉरेस्टेशन कर सकता था, एक्ट के दायरे में नहीं आते थे। ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन 1980 के दायरे में नहीं आता था, बट 1996 के बाद से ये सभी एरिया एज पर सुप्रीम कोर्ट दायरे में आ गया फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980। अब इसी को दूर करने के लिए आपका सरकार ये लाया है। देखो, बिल एक्सक्लूड्स 2 कैटेगरीज ऑफ लैंड फ्रॉम द परव्यू ऑफ द एक्ट। अब इस एक्ट में 2 तरीके के लैंड नहीं आएंगे। कौन सा? ध्यान से सुनना। लैंड रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट बिफोर October 25, 1980 बट नॉट नोटिफाइड एज फॉरेस्ट। मतलब 1980 के पहले ऐसा वो सभी एरिया जो लैंड रिकॉर्डेड तो था सरकार की किताबों में, रिकॉर्डेड, बट रिकॉर्ड की वजह से इट इज नॉट अ फॉरेस्ट एरिया। ये ध्यान से समझना। कहने का मतलब क्या है? देखो,
अगर मैं आपसे कहता हूँ पूरी स्टेट है, इस स्टेट के अंदर कई ऐसी जगह होंगी जो गार्डन्स होंगे, पार्क्स होंगे, यहाँ पे कई सारे पेड़ वेड़ लगे हुए हैं, बड़े बड़े है ना, खाली एरिया पड़ा है, यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं, देयर लॉट ऑफ ट्रीज। सरकार ने इसको अपनी किताबों में तो लिखा है, रिकॉर्ड में तो लिखा है, बट इसको फॉरेस्ट का दर्जा नहीं दिया था, यानी कि ये कहीं पे भी फॉरेस्ट कंसीडर नहीं करा जाता था। तो एज पर द एक्ट, देखो 1996 के गोदावरमन केस में तो सब आता था, सारी डेफिनेशन आ गई थी, मतलब कहीं पर भी पेड़ है वो सब आप गोदावरमन केस की वजह से मानेंगे कि वो सब सरकार के एरिया में आता था, यानी कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 के दायरे में आता था। अब सरकार कहता है 1980 के पहले अगर कोई रिकॉर्डेड एरिया तो है बट फॉरेस्ट नहीं माना था हमने, तो उस पर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 नहीं लगेगा, यानी कि उसको डिफॉरेस्ट करवा सकते हैं, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि उसमें कोई भी बाधा नहीं आएगी। दूसरा, वो बोलते हैं वो सभी लैंड जो हम लोगों ने 1996 से पहले, देखो 1980 के और 1996 यानी कि जब से गोदावरमन केस हुआ है, वो बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस कब दी है? 96 में ना, सुप्रीम कोर्ट ने 96 में बोला ना, डिक्शनरी मानो। हमने 1980 से 1996 के बीच में जिस जिस लैंड को फॉरेस्ट वाले को नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए अलाउ किया था वो सब वैलिड है, दे ऑल आर वैलिड, उस पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट गोदावरमन केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ये सारा लैंड आएगा, यानी कि 1980 के बाद वाला भी जो आपने एरिया है ना वो भी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 में आएगा। इन्होंने कहा नहीं सॉरी, वो सब लैंड विल बी आउट ऑफ द स्क्रूटनी और द आउट ऑफ द परमिट, जो भी है पूरा का पूरा परव्यू ऑफ योर स्टेट। चलिए दूसरा, इन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया है लैंड नियर बॉर्डर एरियाज फॉर नेशनल सिक्योरिटीज। 100 किलोमीटर का एरिया, 100 किलोमीटर का एरिया जो आपकी कोस्ट लाइन पे आएगा या फिर कहीं पर भी नेशनल सिक्योरिटी पर्पस पे, बॉर्डर्स पे। अब देखो सरकार कहती है कि भाई मान लीजिए ये अपना नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है, वो बोलती है कि भाई यहां से हमें चाइना से लड़ना है, बट चाइना से अगर आपको लड़ना है तो यहाँ पर हमें क्या बनाना पड़ेगा? एक इंफ्रास्ट्रक्चर हाईवे बनाना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमारे तेजस उतर जाएं, हम चाहते हैं राफेल उतर जाए, तो हमें बड़े बड़े हाईवेज चाहिए, क्योंकि चाइना तो बना रहा है, हमें ब्रिज बनाने, कनेक्टिविटी करनी है, फूड राशन सप्लाईज के लिए चाहिए, उसके लिए पेड़ काटने पड़ेंगे, बट पेड़ कट नहीं पा रहे, क्यों? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 के दायरे में आता है। सरकार ने कहा कर सकते हैं। तो देखो इसी वजह से प्रॉब्लम भी आ रही है, क्यों? क्योंकि इट में एडवर्सली इंपैक्ट दी फॉरेस्ट कवर एंड वाइल्ड लाइफ इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। अगर आपने खुलेआम ये सारी चीजें अलाउ कर दी हैं, यानी कि अब प्रोसीजर से गुजरने की ही जरूरत नहीं है इन पूरे एरिया में, तो अब क्या प्रॉब्लम आएगी? कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी ना। अब आप बोलो कि यार सेंट्रल गवर्नमेंट ही तो परमिशन देता है ना, आपके दिमाग में ये वाला सवाल आना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन देता है और सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही कह रहा है कि एक अमेंडमेंट से ये सब अलाउ कर दो, सेंट्रल गवर्नमेंट पहले ही अलाउ कर देता। नहीं दोस्तों, पता है क्यों? क्योंकि आप जब नीचे पढ़ेंगे इस पूरे एक्ट में, ये पूरा का पूरा जो एक्ट है ना, इस एक्ट के अंदर आप एक चीज देखेंगे, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उसको मैंडेट करा गया है रूल 63 ऑफ 2003 से टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रिकॉग्निशन फॉरेस्ट राइट्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द FRA, ऑब्टेन कंसेंट ऑफ ईच ग्राम सभा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि अगर किसी भी एरिया को आपको नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस के लिए चेंज करना है, तो यहां पे एक बात याद रखिएगा, आपको ग्राम सभा, जिस भी लैंड की ग्राम सभा है जहां पे भी वो फॉरेस्ट है, उधर की ग्राम सभा का कंसेंट जरूरी था, और ग्राम सभा कंसेंट नहीं देती क्योंकि ग्राम सभा शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी कि उन फॉरेस्ट ड्वेलर्स के हक में रहती हैं, जिसकी वजह से लैंड का क्लियरेंस ही नहीं मिल पाता था, और फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट कभी इस चीज़ को अप्लाई ही नहीं कर पाता था, और स्टेट गवर्नमेंट कभी भी उस एरिया को डिफॉरेस्टेशन के लिए दे ही नहीं पाते थे। तो इन्होंने नए एक्ट के अंदर वो सभी चीज़ों को माइनस कर दिया है। और लास्टली क्या बोला है? ब्लैंकेट एग्जेम्पशन फॉर प्रोजेक्ट्स लाइक जू, इको टूरिज्म। इन्होंने बोला है जू बनाने के लिए, इको टूरिज्म करने के लिए हम किसी भी एरिया को डिफॉरेस्टेशन यानी कि इस एक्ट के दायरे में नहीं लाएंगे। तो वो बोल रहे हैं कि अब ब्लैंकेट एग्जेम्पशन, आपने एकदम से मना कर दिया कि जू इको टूरिज्म के लिए आपको फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 अप्लाई ही नहीं करना, उसकी वजह से हो सकता है इट में एडवर्सली इम्पैक्ट फॉरेस्ट लैंड एंड वाइल्ड लाइफ। तो पूरा का पूरा जो आर्टिकल है वो किस चीज पे फोकस कर रहा है कि सरकार का ये जो एक्ट है, जो बिल लाया गया है, ये एक्चुअल में दिक्कत क्रिएट करने वाला है। दिक्कत क्यों क्रिएट करने वाला है? क्योंकि फॉरेस्ट कवर खत्म हो जाएगा, इससे फॉरेस्ट का जो एरिया है वो हार्म पहुंचेगा, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पे इंपैक्ट पड़ेगा। जबकि सरकार का कहना यह है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए, देश के जो टारगेट्स हैं क्लाइमेट चेंज में उसको कवर करने के लिए, जू पार्क इको टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए हम ये सारी चीजें कर रहे हैं। और यहीं पे देखिए फाइनली वो क्या बोलते हैं,
We have made provisions in the bill that would enable our soldiers stationed in sub-zero temperatures in Ladakh to access better road facilities. So this is all about this article. चलिए GS3 environment and अरे this is not environment and ecology, this is economics. इसको आप इकोनॉमिक्स से रिलेट करिए दोस्तों. GS3 के इको से रिलेट होता है ये टॉपिक. शेडिंग मोर लाइट ऑन द डेट टेलेमा. Govinda Rao is a former member of the 14th Finance Commission. He is currently Chief Economic Advisor, Brickwork Ratings. पूरा का पूरा आर्टिकल किस चीज़ पे फोकस कर रहा है, आइए एक बार डिस्कशन करते हैं स्टार्ट. और डिस्कशन से पहले आपको कुछ चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. सबसे पहले तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है दोस्तों. तो देखिए, फिस्कल डेफिसिट इज द बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट. यानी कि अगर मैं आसान भाषा में बोलूँ तो टोटल रेवेन्यू जो आपका है, अगर आप उसमें से एक्सक्लूड कर दे बोरोइंग्स और टोटल एक्सपेंडिचर, और इन दोनों का अगर आप माइनस कर दें, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर आपके ज़्यादा हो जाए, आपके खर्चे ज़्यादा हैं और आपके पास जो रेवेन्यू आ रहा है वो सारा रेवेन्यू, उस रेवेन्यू को हटा देना जो बोरोइंग है. यानी कि रेवेन्यू के भी कुछ तरीके हैं. देखिए, अगर हम एक बारी में डिस्कस कर लें इसको, आप देखिएगा जो आपका बजट है, बजट के अंदर आप जानते होंगे देयर आर टू टाइप्स. बजट आपको क्या दिखाता है, रिसिट्स एंड एक्सपेंडिचर, यानी कि खर्चे और आपके इनकम. ये है आपकी इनकम, ये है आपके खर्चे. खर्चों के भी दो तरीके हैं या इनकम के भी दो तरीके हैं. एक है रेवेन्यू नेचर वाला, एक है कैपिटल नेचर वाला. ये है रेवेन्यू नेचर वाला, ये है कैपिटल नेचर वाला. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो ना तो असेट को क्रिएट करता है, ना ही हमारी लाइबिलिटीज को डिस्ट्रक्ट करता है. ना तो हमारी लाइबिलिटी कम होती है, ना ही हमारा असेट बढ़ता है. अब कैपिटल नेचर वाला जो हमारा खर्चा होता है वो क्या होता है, ये या तो हमारे असेट को बनाता है या फिर हमारी लाइबिलिटीज को डिक्रीज करता है. इट इज गुड. ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलता हूं रेवेन्यू रिसिप्ट, जो हमारी डे टू डे इनकम है, ये वो इनकम है जो ना तो हमें असेट बेच करके मिलती है, ना तो हमें असेट खत्म करके मिलती है, ना ही हमने उधार लिया है, हमारी लाइबिलिटी भी नहीं बढ़ती है, ना ही असेट गिरता है इससे. बट कैपिटल रिसिप्ट वो वाला पैसा होता है जिससे हमारा असेट रिड्यूस होता है या फिर हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाती है. तो मैं बात कर रहा हूं टोटल रेवेन्यू की. देखिए, टोटल रेवेन्यू के अंदर क्या क्या चीजें आ जाएंगी. टोटल रेवेन्यू में वो सभी चीजों को काउंट कर लीजिए आप जो कि रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट है, कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट है. बट हाँ, वो सभी चीजें जो लाइबिलिटी को बढ़ाती हैं, कैसे, बोरोइंग्स, उन बोरोइंग्स को खत्म कर दो, बोरोइंग्स को हटा दो, टोटल रेवेन्यू काउंट कर लो. यहां से एक्सपेंडिचर काउंट कर लो, एक्सपेंडिचर में टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स में आपका निकल के आ जाता है फिस्कल डेफिसिट. ये सरकार की बोरोइंग रिक्वायरमेंट होती है, यानी सरकार इस साल नया उधार कितना ले रही है, इस बार का उधार पता करती है. अच्छा, ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलता हूं, जो यहाँ पे एक टर्म लिख रखी है पीडी, प्राइमरी डेफिसिट. अभी प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है दोस्तों, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट ऑन प्रीवियस लोन्स. यानी कि जो कई सालों से हम लोग उधार लेते आ रहे हैं उस पे हमें इंटरेस्ट भी पे करना है. वो इंटरेस्ट की पेमेंट अगर मैं माइनस कर दूं आज के उधारों से तो निकल के आता है पीडी. जल्दी से समझिएगा, पीडी इक्वल्स टू जीरो का मतलब क्या है दोस्तों, क्योंकि यहां पे ये सारी चीजें मेंशन्ड है. अगर आप लोग ये सब चीजें समझ जाएंगे तो कुछ समझने में ज्यादा आर्टिकल में है नहीं. बट पीडी इक्वल्स टू जीरो क्या होता है, पीडी इक्वल्स टू जीरो का मतलब है कि फिस्कल डेफिसिट किसके बराबर हो जाए, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन प्रीवियस लोन्स. इसका मतलब क्या है दोस्तों, मैं अगर आपसे ये कहता हूं आज मैं जो उधार ले रहा हूं, नया उधार ले रहा हूं, इस साल उधार ले रहा हूं, उतना ही ले रहा हूं जितना मेरी पुरानी लोन्स पर इंटरेस्ट पेमेंट चल रहा था. इसका मतलब मैंने नया उधार कुछ नहीं लिया, सिर्फ पुरानी इंटरेस्ट पेमेंट को चुकाने के लिए मैंने आज उधार लिया. ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं पीडी इज ग्रेटर देन जीरो. इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब है फिस्कल डेफिसिट ज्यादा है और इंटरेस्ट पेमेंट हमारी कम है. यानी कि मैंने आपसे 10,000 रुपए लिए, 5,000 रुपए मेरे को प्रीवियस लोन की इंटरेस्ट पे चुकाना था, बट आज मैंने जो उधार आपसे उठाया वो 10,000 उठाया. इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब यह है कि मैंने 5,000 और इस साल नया उधार बना लिया जो अगले साल के इंटरेस्ट पेमेंट में जुड़ने वाला है. इसका मतलब पीडी ग्रेटर देन जीरो हार्मफुल है, गलत है, खराब है. मैं बोलता हूं पीडी लेस देन जीरो, इसका मतलब पता है क्या है कि मान लीजिए मेरे को पिछले
जितने भी सालों का पेमेंट है उसका इंटरेस्ट पेमेंट आपको चुकाना था वो है 5,000, बट मैंने नया उधार सिर्फ 2,000 लिया। क्यों? क्योंकि 3,000 मेरी जेब में पहले से पड़े थे। ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैंने नया उधार बहुत कम कर दिया अपना। तो देखो, बेस्ट सिचुएशन होती है PD इक्वल्स टू 0, जिसको हम बोलते हैं फिस्कल डिसिप्लिन। ये डिसिप्लिन में होती है इकोनॉमी, मतलब हमने उतना ही उधार लिया नया जितना हमें पुराना लोन चुकाना था इंटरेस्ट वाला, तो हमने नया नहीं कुछ बनाया। ये बहुत अच्छी बात है। ये अगर आप समझ गए हैं तो आगे बात करते हैं डेट टू GDP रेशियो। देखिए दोस्तों, मैं कहता हूं भारत ने इतनी GDP प्रोड्यूस करी। अब GDP का मतलब आप इसको केक के साइज की तरीके से समझ सकते हैं। मैं कहता हूं मान लीजिए भारत ने 100 रुपए का आउटपुट बनाया एक साल, अगले साल भारत ने 200 रुपए का आउटपुट बनाया। इसका मतलब क्या है? हमने बोला 100% हमारी GDP की ग्रोथ हुई। बहुत अच्छी बात है, रियल टर्म्स में देखेंगे बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको। बट सवाल यह है कि GDP बढ़ती भी क्या हमेशा सिर्फ वेलफेयर को शो करती है? दोस्तों नहीं, बढ़ती भी GDP सिर्फ वेलफेयर को शो नहीं कर सकती, यानी कि एक्यूरेसी फिगर्स नहीं दिखाती है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि हमने इस बार 100 रुपए नए जनरेट करे, मान लो आप जानते होंगे GDP को हम 3 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक होता है इनकम मेथड, एक होता है एक्सपेंडिचर मेथड, एक होता है वैल्यू एडिशन मेथड। मैं बात कर रहा हूं मान लो इनकम मेथड की। मैंने बोला कि भाई भारत में 100 रुपए की इनकम हुई, आपने इस साल 100 रुपए कमाए। 100 रुपए में से आप जानते हैं क्या दोस्तों, 90 रुपए सिर्फ और सिर्फ आपने उधार चुकाने में लगा दिए। इसका मतलब डेट टू GDP का कितना परसेंट आपका उधार है? वो चल रहा है 90%। इसका मतलब 90% या 90 रुपए सिर्फ उधार चुकाने में लगा दिए, तो आपने एक्चुअल में 10 रुपए ही तो कमाए इस साल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ती हुई GDP की फिगर्स अच्छी बात है, बट आप ये भी जरूर देखिए कि डेट टू GDP रेशियो क्या चल रहा है आज की डेट में, क्योंकि वो भी आपको करेक्ट फिगर्स को बताता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं टैक्स टू GDP रेशियो, तो इसका मतलब क्या होगा कि GDP का इतना हिस्सा है, उसमें से टैक्स कितना परसेंट आ रहा है। यानी कि अगर मैं बोलता हूं भारत में 10% का टैक्स रेशियो है, 10% किसका? GDP का 10, तो जो भारत की GDP है उसका 10% टैक्स के रूप में आ रहा है। टैक्स टू GDP रेशियो। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं पूरे के पूरे आर्टिकल की। द एलिवेटेड लेवल्स ऑफ इंडियाज फिस्कल डेफिसिट एंड पब्लिक डेट। पब्लिक डेट यानी कि टोटल डेट की बात भी करी जा रही है और फिस्कल डेफिसिट की भी बात करी जा रही है। फिस्कल डेफिसिट क्या शो करता है? फिस्कल डेफिसिट 13.3% आ चुका है, जबकि FRBM एक्ट के तहत ये नहीं होना चाहिए 3% से ज्यादा। रेवेन्यू डेफिसिट तो होना ही नहीं चाहिए, रेवेन्यू सरप्लस में आ जाना चाहिए। और फिस्कल डेफिसिट 3% से ज्यादा, यानी मैक्सिमम भी अगर आप लेके जाते हैं तो 6% तक लेके जाइए। कोशिश करिए 6% से ज्यादा ना हो, जो कि 13.5% बन चुका है, तो ये भी एक खतरा है। बाकी देखिए डेट टू GDP रेशियो 89.6% बन चुका है, जो कि बहुत ज्यादा पहुंच गया है। सो यहीं पे आपको बोला जा रहा है, वो बोल रहे हैं कि भाई बढ़ता हुआ जो डेट है ना, वो बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि बढ़ते हुए डेट के साथ आज जो आप बोरोइंग ले रहे हैं, यानी कि आज जो उधार लेते हैं आप, ये उधार कल जाकर के आपकी फ्यूचर जनरेशंस को हार्म करने वाला है। क्योंकि आज आपने उधार तो ले लिया, कल को इसको चुकाएगा कौन? आपकी फ्यूचर जनरेशन। उसी के ऊपर वो बोल रहे हैं दिस इज द न्यू डायलेमा कि टुडेज बोरोइंग इज टैक्सिंग टुमारो। आज जो बोरोइंग करते हैं आप, इसको भरपाई करने के लिए हमें पता है। देखो मान लीजिए आज सरकार ने बोला कि मैं आपको बहुत ज्यादा उधार दे रहा हूं, या उधार लेकर के आपकी जेब में पैसा भर रहा है। ये मत भूलिएगा, उधार चुकाना है सरकार को, और जब सरकार को उधार चुकाना होगा ना, ये सरकार की मेंटेलिटी है। यानी ये हर सरकार ऐसा ही करती है। गवर्नमेंट क्या करती है? शॉर्ट साइटेड बिहेवियर को फोकस करती है। कहते हैं कि जो कंज्यूमर है ना, वो मायोपिक है, यानी कि उसको सिर्फ पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। दे आर नॉट फार साइटेड। इसी वजह से तो आज आप खुश हो जाते हैं कि इलेक्शंस आने वाले हैं, उससे पहले हमें सरकार ने फ्री बीज के रूप में बहुत सारी चीजें दे दी, जिसके लिए सरकार डेट पे डेट उठाया जा रहा है, यानी कि उधार लिया जा रहा है। वैसे तो कोविड की वजह से भी ये उधार काफी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि कोविड के समय सोशल सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स को प्रमोट करने के लिए ये सभी चीजें करी गई। बट अगर मैं आपसे बोलता हूं सरकार फ्री में आपको कुछ भी देता है, सब्सिडीज देता है, कैश ट्रांसफर्स देता है, जिसकी वजह से आज के डेट में सरकार ने उधार तो उठा लिया, बट हम शॉर्ट साइटेड है। आज हम खुश हो गए, आज से 3 साल बाद सरकार को ये उधार जब चुकाना होगा तो याद रखिएगा वो आपका टैक्स बढ़ा देगा, वो आप ही से पैसा लेगा इस टैक्स को बढ़ा करके। तो आज की बोरोइंग कल की टैक्सिंग होती है दोस्तों, यही बात हमारे ऑथर हमें बताना चाह रहे हैं। फिर यहां पे एक चीज और लिखी है, द डेट डायनेमिक्स इक्वेशन स्टेट्स दैट व्हेन देयर इज नो प्राइमरी डेफिसिट, यानी कि
बहुत अच्छी बात है। इफ द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी मान लो 8% है और जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पे करा जा रहा है गवर्नमेंट की बॉन्ड्स पे वो 6% है, इसका मतलब सरकार फायदे में है ना, तो बहुत अच्छी बात है। तो वो बोल रहे ओवरऑल डेट विल डिक्लाइन। हाउएवर what is missed in these discussions are the distortions caused by financial repression। financial repression क्या होता है दोस्तों, इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए फाइनेंशियल रिप्रेशन क्या है, आप इस तरीके से समझिए, सरकार क्या करती है, मान लीजिए हमारे यहाँ पे बैंक्स हैं जो टोटल उधार दे सकते हैं, दिस इज 100 रुपीज दैट द टोटल बैंक्स कैन प्रोवाइड अस एज अ लोन। इस उधार को या तो प्राइवेट ले सकता है या फिर आपका गवर्नमेंट उठा सकता है। जनरली आप देखेंगे गवर्नमेंट ये वाला बैंक से उधार नहीं लेती है, क्योंकि जब बैंक से उधार सरकार लेके निकल जाती है तो प्राइवेट के पास पैसा कम बचता है, और प्राइवेट के पास पैसा कम बचता है तो याद रखिएगा जीडीपी की एक डायलॉग है या जीडीपी का एक फॉर्मूला है कि C+I+G+X-M, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है ना प्राइवेट के द्वारा वो गिर जाता है, जिसकी वजह से जीडीपी गिर जाती है, यानी कि फैक्ट्रीज नहीं लग पाती हैं, एस्टैब्लिशमेंट नहीं हो पाता है, एम्प्लॉयमेंट नहीं हो पाता है, आउटपुट जनरेशन यानी इनकम जनरेशन नहीं हो पाती है। प्राइवेट के पास पैसा ही नहीं है जो बैंक से ले पाए, क्योंकि सारा पैसा सरकार ले गई है। इसे बोलते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। तो क्राउड आउट कर देता है सरकार पैसे को, बट जनरली आप देखेंगे सरकार नहीं करता है, सरकार प्राइवेट के पास छोड़ देता है सारा पैसा, ताकि सरकार कम उठाए और प्राइवेट ज्यादा उठाए, ताकि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़े और जीडीपी बढ़े। ये होता है पूरा प्रोसीजर। बट व्हाट इफ सरकार कोशिश करे बैंक से उधार लेने की, जिसके लिए वो किस मॉनेटरी पॉलिसी को अपनाए, इजी मॉनेटरी पॉलिसी। ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए सरकार किस चीज पे फोकस करे, सरकार चाहती है कि मेरे को बैंक से लोन मिले, बट लोन्स उसको अगर महंगा मिलेगा तो उसकी वजह से द प्रॉब्लम विल बी जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो बहुत बड़ा दिखेगा। अगर वो बहुत बड़ा दिखेगा तो आज प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, आज अपोजिशन पार्टीज इस बात को उठाएंगी। तो डेट टू जीडीपी रेशियो को कम रखना चाहते हैं, प्राइमरी डेफिसिट कम दिखाना चाहते हैं, फिस्कल डेफिसिट, मैं बोरोइंग नहीं करना चाहता, मैं कुछ भी नहीं करना चाहता, तो मैं कोशिश करना चाहता हूं कि भाई देखो मैं कुछ फिगर्स के साथ मैनिपुलेशन कर रहा हूं बस, और कर क्या रहा हूं। तो मैं ये नहीं चाहता है, सरकार इस बात पे फोकस ही नहीं करता है कि किसी तरीके से ये सारी फिगर्स बड़ी भी दिखें, तो वो क्या करता है, इजी मॉनेटरी पॉलिसी को अप्लाई करता है। जब इजी मॉनेटरी पॉलिसी होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, रेपो रेट को गिराओगे, रेपो रेट गिरेगा तो लेंडिंग रेट गिरेगा। जब लेंडिंग रेट गिरता है ना दोस्तों, तो सरकार को इजी लोन्स मिलते हैं। जब सरकार को इजी लोन्स मिलते हैं तो सरकार का जो जीडीपी टू डेट या डेट टू जीडीपी रेशियो है, यानी कि जो उधार है, डेट है, वो बहुत कम दिखता है। इस वजह से इस पूरे के पूरे प्रोसीजर को बोलते हैं फाइनेंशियल रिप्रेशन। तो ये फाइनेंशियल रिप्रेशन जो है, टू कीप द इंटरेस्ट रेट ऑन गवर्नमेंट बोरिंग्स लो टू रिड्यूस द कॉस्ट, देखिए ये पूरा का पूरा फाइनेंशियल रिप्रेशन कॉस्ट करा जा रहा है सरकार के द्वारा। तो ये आप पूरा पढ़ लीजिएगा, और पूरे की पूरे आर्टिकल के अंदर बस यही बोला जा रहा है कि भाई फाइनेंस कमीशन ने क्या बोला है। फाइनेंस कमीशन ने कहा है कि जो डेफिसिट है वो 60% से ज्यादा ना जाए किसी भी सूरत में। तो वो बोलते हैं कि भाई देखो, कोशिश करा जाए कि स्टेट्स मेंटेन करें अपने डेफिसिट को अबाउट 22%, और जो हमारा यूनियन गवर्नमेंट है उसको इसको लेकर के आना चाहिए 36.3% तक, कोशिश करनी चाहिए। फिर वो बोलते हैं कि फाइनेंस कमीशन ने भी यही बात बोली है कि 60% से ज़्यादा कंबाइंड नहीं होना चाहिए, जो कि आज बहुत ज़्यादा पहुंच चुका है। सो फाइनेंस कमीशन हैज रिकमेंडेड दैट द यूनियन गवर्नमेंट ब्रिंग डाउन इट्स डेफिसिट। तो वो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ज्यादा डेट की वजह से इश्यूज क्रिएट होते हैं, फाइनेंशियल रिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम आती है। थर्ड, जो डेट मार्केट है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस में आ जाता है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखिए, सोवरन रेटिंग्स को छेड़छाड़ कर रहे हैं, कैपिटल मार्केट के अंदर प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, उस वजह से भी डेट को आज नहीं लेना चाहिए। फिर वो बोलते हैं ज्यादा डेट प्रॉब्लम में क्रिएट करता है, क्यों, क्योंकि कल को मान लीजिए जो बिजनेस साइकिल है आपकी, ये पूरी की पूरी बिजनेस साइकिल चल रही है, वो बोल रहे हैं जब आप डिप्रेशन या ये एंटी साइक्लिकल फेज में है, यहां पर आपको गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ा करके जीडीपी को ऊपर लाना है, कॉन्ट्रैक्शनरी फेज से बाहर निकालना है। अगर आप पहले ही बहुत उधार ले चुके हैं तो अब आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इससे आगे क्या जाएंगे। तो इस तरीके से पूरा का पूरा आर्टिकल में आपको डिस्कस करा गया है और बोला गया है कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन इज प्रीडोमिनेटली अ यूनियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, देयरफॉर द यूनियन गवर्नमेंट शुड फॉलो द रूल्स
इट मेक्स एंड एनफोर्स द रूल्स ऑन स्टेट्स इफेक्टिवली। वो बोलते हैं कि FRBM एक्ट को ढंग से फॉलो करो और डेट को ध्यान से रखो, इसको बढ़ने मत दो, क्योंकि ज्यादा बढ़ता हुआ डेट हमेशा एक खतरे की घंटी है जो आज नहीं फ्यूचर जनरेशंस को देखने को मिलेंगी। चलिए अपना लास्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं। तो SCO इज अ सक्सेस स्टोरी दैट कैन गेट बेटर। GS2 इंटरनेशनल रिलेशन से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। क्या बोला जा रहा है? जुलाई 4, 2023 इंडिया सक्सेसफुली होस्टेड द 23rd मीटिंग्स ऑफ द काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट, यानी HSC की मीटिंग को भारत करता है। किसकी HSC? यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग को। एंड यहां पे बोलते हैं कि द वर्ल्ड हैज साइन द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, फाइनली इसको साइन कर दिया गया है। और अब बात करी जा रही है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की इंपॉर्टेंस की। वो बोलते हैं कि भाई देखिए ऐसा है, जो वर्ल्ड है वो चेंज हो रहा है, हिस्ट्री जो है वो चेंज हो रही है और इतनी तेजी से चेंज हो रही है जो आज की डेट में बताना ही बहुत मुश्किल है। यानी इट वाज नेवर लाइक दिस बिफोर, पहले आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ हिस्ट्री में। क्योंकि आज जो चीजें बदल रही हैं, क्यों बदल रही हैं? आप देखिए जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, स्वीडन के अंदर प्रॉब्लम्स चल रही हैं, नाटो के अंदर टेंशंस चल रही हैं, और वर्ल्ड में कई जगहों पर आप देखेंगे सूडान के अंदर क्राइसिस चल रहा है। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं जियोपॉलिटिकली, साउथ चाइना सी के अंदर इश्यूज चल रहे हैं। फिर वो बोलते हैं कि भाई यही नहीं चल रहा है, इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है अभी टाइटनिंग चल रही है, जिसकी वजह से मनी सप्लाई गिर रहा है, परचेजिंग पावर गिर रहा है और फाइनली डिमांड गिर रहा है। तो डिमांड गिरता हुआ डिफ्लेशनरी ट्रेंड यानी रिसेशन की तरफ बढ़ता जा रहा है, डिप्रेशन की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो वो भी ये बात बोल रहे हैं कि ऐसा माहौल बनता जा रहा है। फिर एनर्जी क्राइसिस चल रहा है, इस समय नेचुरल गैस हो गया या आपका क्रूड ऑयल का क्राइसिस चल रहा है। ओपेक प्लस पेट्रोल के दामों को बढ़ाने में लगा पड़ा है, क्रूड ऑयल के दामों को। फूड का शॉर्टेज चल रहा है, अभी इंडिया ने बासमती राइस को कर दिया जिसकी वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड इन्फ्लेशन फैलने वाला है। वीट क्राइसिस चल रहा है और आप जानते ही हैं कि रशिया ने अभी ग्रेन्स जो इनिशिएटिव है, सी ग्रेन इनिशिएटिव, उससे बाहर आ गया है, ब्लैक सी वाला। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं जिसमें अब SCO को आगे आना पड़ेगा। ये जो SCO फैमिली है, ये SCO को आगे आकर के डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज द SCO फैमिली दैट इज गोइंग टू टेक द डिसीजंस हेयर। और इनको अब स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी, कमिटमेंट्स रखनी पड़ेंगी, मिल करके सारे मेंबर स्टेट्स को आकर के इन सारी पॉलिसीज पे काम करना पड़ेगा। जो भी थ्रेट्स चल रहे हैं ग्लोबल लेवल पे उसको फोकस करना पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज अपने आप में एक बहुत बड़ा थ्रेट बन चुका है, तो वो बोल रहे हैं कि दे नीड टू strengthen strategic communication, deepen practical cooperation and support each other development। एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, ये वो समय आ चुका है। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए फैक्चुअली, वो मैं आपको बताता हूं। बट येस, दे आर सेइंग दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्लॉक और इस ब्लॉक को कुछ ना कुछ चीजों पे काम करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो बोलते हैं SCO सक्सेस स्टोरीज अ पार्ट ऑफ द ब्रॉडर ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज। यहाँ पे जितनी भी इकोनॉमीज हैं वो इमर्ज हो रही हैं, जैसे भारत एक इकोनॉमी है, चाइना एक इकोनॉमी है, ठीक है, सेंट्रल एशिया की जो कंट्रीज है, ईरान, ये सब उभरती हुई इकोनॉमीज हैं। वो बोलते हैं कि भाई देखिए अभी ब्रिक्स की समिट होने वाली है, G20 खत्म होने वाला है, यहाँ पर भी प्रोग्रेस देखने को मिल रही है और कई सारी कंट्रीज यहाँ पर भी हैं, G20 में भी हैं, ब्रिक्स में भी हैं, जैसे रशिया है, चाइना है। तो ये आपस में मिल करके बहुत सारी चीज़ों पर एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में एक साथ मिलते हैं। तो वो बोलते हैं कि देयर इज अ नीड फॉर मल्टीलेटरलिज्म नाइट नाउ, कि मल्टीलेटरल वर्ल्ड को जन्म दिया जाए जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति ना हो, जहां पे कई सारे राजा हों, कई सारे हीरो हों, कई सारे मेंबर्स हों, अलग अलग तरीके से काम करे। यहाँ पे कोल्ड वॉर मेंटेलिटी नहीं, या तो ये या तो आप USSR ब्लॉक में आ जाइए या फिर USA के ब्लॉक में आ जाइए। इस तरीके की मानसिकता को हराना पड़ेगा। अब हमें ग्लोबल लेवल पर काम करना पड़ेगा, इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी डिवाइस करनी पड़ेगी। हम लोगों को देखना पड़ेगा क्लाइमेट चेंज पे किस तरीके से काम करना है, एनवायरनमेंट पे किस तरीके से काम करना है। जो भी चीजें डेजर्टिफिकेशन हो रही हैं, बॉर्न चैलेंज है, कितनी भी प्रकार की जिस भी प्रकार की चीजें हैं उस पे काम करना पड़ेगा। बायोटेक्नोलॉजी पे काम करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे करना है, मेटावर्स पे करना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड्स पे करो, आप टूरिज्म पे काम करिए, टेररिज्म को खत्म करने के लिए काम करिए। तो उन सब चीजों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव बन जाता है। तो वो बोलते हैं कि भाई फाइनली चाइना की कमिटमेंट क्या है यहाँ पे, तो वो बोलते हैं चाइना का एक ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव है, GSI बोलते हैं इसे। इट इज जस्ट लाइक, बोला जाता है GSI वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को प्रमोट करता है और एक तरीके से नाटो जैसा एक पूरा का पूरा इनिशिएटिव है जो ग्लोबल सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए बना है। बट इसमें इंटेंशंस चाइना के गलत बताए जाते हैं। फिर बोलते हैं ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव, अलग अलग इनिशिएटिव्स चाइना चला रहा है।
चाइना फोकस कर रहा है वर्ल्ड में पीस हो, सिक्योरिटी हो, प्रोस्पेरिटी हो, यूएन चार्टर के प्रिंसिपल्स और पर्पस को फुलफिल करने की बात करना चाहता है। We need to forge a united, equal, balanced and inclusive global development partnership to promote humanity, common values of peace, development, equity, justice। वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं चाइना भी इन चीज़ों को प्रमोट करना चाह रहा है, हमें भी उसके साथ इसी चीज़ पर आगे ही बढ़ना है। एंड illegal unilateral sanctions, long arm jurisdiction measures must be rejected। इन सब चीज़ों को ख़त्म करो कि यूनिलेटरली मैंने कुछ चेंज कर दिया, मैंने कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ा दी, एंटी डंपिंग लगा दिया, मैंने अपने ट्रेड बॉर्डर्स को ख़त्म कर दिया, लड़ाई में हम लोगों ने ट्रेड वॉर से लड़ने के रहे, इन सब चीज़ों को हटाइए। अब भी ग्लोबल लेवल पर एक साथ मिलकर के काम करने का वक्त है और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ द एबिलिटी टू डू ऑल सच थिंग्स। इसीलिए ये पूरा का पूरा आर्टिकल आया है। अब दोस्तों एक बार शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं एक बार देख लीजिए। इट इज़ अ यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा, इट इज द लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कई सारी हैं, जैसे सार्क है, बिम्स्टेक है ना, बिम्स्टेक है, सार्क है, आशियान है, ये सब क्या है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिक स्कोप एंड पॉपुलेशन। तो जोग्राफिकल स्कोप में जैसे 60% टोटल एरिया यहाँ पे आता है, 40% की पॉपुलेशन ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स एक साथ लाते हैं। 2001 में इसको लाया गया। इसका जो सेक्रेटरीट है वो बीजिंग में है। कौन कौन मेंबर्स हैं? रशिया है, चाइना है, इंडिया है, पाकिस्तान है। सेंट्रल एशिया के अंदर सारी कंट्रीज हैं एक्सेप्ट, याद रखिएगा, तुर्कमेनिस्तान। सिर्फ इतना याद कर लीजिए तब भी आपका आंसर निकल जाएगा। कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तजाकिस्तान है, एक्सेप्ट योर तुर्कमेनिस्तान। एंड फाइनली अभी ईरान को भी ऐड कर दिया गया है। सो ये भी बोला गया है। फिर बोलते हैं कि ऑब्जर्वर कंट्रीज कौन सी हैं? अफगानिस्तान है, बेलारूस है, मंगोलिया है। अभी बेलारूस को हम लोग फुल टाइम मेंबर, फुल फ्लेजेड मेंबर बनाने की बात कर रहे हैं। अगर मैं बोलूं इंडिया और पाकिस्तान कौन से समिट से आए थे, तो 2017 के अस्ताना समिट से आए थे। बट पहली बार क्या ये 2017 की अस्ताना समिट में ही बैठे थे? नहीं, 2005 की अस्ताना समिट भी एक हुई थी, उसमें दोनों एसोसिएट मेंबर्स थे, पाकिस्तान और इंडिया। तो 2005 में भी भारत ने ज्वाइन किया है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग को, पहली बार वहीं पे बैठे थे। और 2017 में वी बिकेम द फुल फ्लेज्ड पार्टनर्स। फुल पार्टनर्स एसोसिएट मेंबर्स से हट करके अब हम एकदम परमानेंट मेंबर्स बन चुके हैं। इंडिया पाकिस्तान दोनों एक साथ आए थे। HSC जो अभी मैं आपको बता रहा था, हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल बोलते हैं, सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो हर साल बैठक करती है। इस बार भारत में हुई थी इसकी बैठक। रैट्स एक प्लेटफॉर्म है इसका बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। ये हेडक्वार्टर्स है इसका उज्बेकिस्तान में। 2004 में इफेक्ट में आया, 2002 में बनाया गया था वैसे, बट लागू 2004 में हुआ है। क्या काम है रैट्स प्लेटफॉर्म का? एक्सट्रीमिज्म, सेपरेटिज्म, टेररिज्म, मनी लॉन्ड्रिंग, कोई भी ऐसी चीज है उससे रिलेटेड ये एक ऐसा इनिशिएटिव है, एक परमानेंट ऑर्गन है, विंग है किसका? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, जो इन सभी चीजों को अगेंस्ट करता है, इन सभी चीजों से लड़ता है। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की? चाइनीज और रशियन। सो अब आपको एक बात समझनी पड़ेगी, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि भारत चाइना के साथ एंगेज करता है, रशिया के साथ एंगेज करता है। बोला जाता है कि वेस्ट को काउंटर करने के लिए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। चाइना लेड है, बट आज की डेट में इसको मल्टीलेटरल बनाया जा रहा है। ईरान की एंट्री इसमें बहुत बड़ा एक पार्ट बनने वाला है, क्योंकि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सारा का सारा जो वेस्ट डोमिनेटेड वर्ल्ड है उसके अगेंस्ट वाली कंट्रीज देखने को मिलेंगी आपको। जैसे यहाँ पे कौन मिलेगा? रशिया मिलेगा, इंडिया मिलेगा, और अब ईरान भी है, चाइना भी है। तो बोला जाता है कहीं ना कहीं बैलेंस ऑफ पावर को क्रिएट करने के लिए, मल्टीलेटरलिज्म को जिंदा रखने के लिए, चाइना के साथ एंगेजमेंट बनाने के लिए, पॉलिटिकल कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए, बाकी सभी पैरामीटर्स पे काम करने के लिए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इज द वे आउट। दोस्तों, दिस इज ऑल टुडे फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द सेशन। कोई भी डाउट्स होते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिए। आई विल ट्राई टू सॉल्व इट एज सून एज पॉसिबल। टिल देन, थैंक यू सो मच। विल सी यू टुमारो सेम टाइम।